चलिए जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिविजन्स कर लिया है, शॉर्ट रिविजन, और नालायकों, ये नहीं कि सिर्फ कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैराथन लेक्चर देख के सोच रहे हो पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लेक्चर किस लिए हैं? आपके रिकॉलिंग्स के लिए, कि चीजों को रिकॉल कर ले फटाफट से। जैसे मान लो कल एग्जाम है, आज सारे मैराथन लेक्चर देख रहे हैं लाइन से, और ठीक है वो फटाफट से चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। एंड डोंट कि आप पूरा ही पूरा बिलीव इसी में कर दें, अब पास होना है तो इसी से होना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीजें सिर्फ आपके रिवीजन सेशंस के लिए होती है, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, तो अगर हाँ, अगर तुम में से किसी नालायक ने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे लिए वैसे भी क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ क्या है? मुझे कॉन्सेप्ट है जनरल मीटिंग का। किसका बेटा? जनरल मीटिंग हमारे पास कितने प्रकार की होती है जी? मोहित ने और अमित ने फोटो भेजी। करो, फोन करो उसको। ये आंटी को लेके नहीं गया हुआ है, कहीं और ही गया हुआ है? झूठ बोल रहा है नालायक। सी, हमारे पास एक होती है एजीएम और एक होती है। अच्छा, चारों मुझे बताओ, ईजीएम एक मैंडेटरी है? शट अप। नॉन मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं होती है। बट क्या ये मैंडेटरी है? नहीं। सेक्शन 96 कहता है एवरी ओपीसी मस्ट बी हेल्ड एजीएम। नो सर, ओपीसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एजीएम मैंडेटरी तो है, बट ओपीसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। बाकी सभी कंपनीज को एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी, बट एजीएम इज नॉट बेसिकली मैंडेटरी। हाँ, इन बिटवीन ऑफ, भाई एजीएम का सभी समय है, मेंबर के अप्रूवल की जरूरत है, तो फिर आप किसको कॉल कर सकते हो? ईजीएम कॉल कर सकते हो। क्या कॉल कर सकते हो? ईजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। भाई एजीएम को लेके यहाँ पे कुछ सेक्शन है, जैसे कि 96, 97, 98, 99। हालांकि ये सारे एजीएम से रिलेटेड नहीं है, इसमें पेनल्टी डिफाइन है। इसमें इसमें जो मीटिंग है वो एनसीएलटी कॉल करता है बेटा, इसको हम ईजीएम बोल सकते हैं। और 97 में एजीएम एनसीएलटी कॉल करता है। यानी कि इधर देखो, ये स्पेसिफिकली कंपनी के लिए है, और यहाँ पे किसके लिए बेटा? ये एनसीएलटी कॉल करता है किसको? एजीएम। यहाँ पर एनसीएलटी कॉल करता है क्या? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जनरली। और यहाँ पर पेनल्टी डिफाइन है, अगर आपने क्या नहीं किया बेटा, एजीएम कंक्लूड नहीं करी, हेल्ड नहीं करी, तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। समझे? देखो, एवरी कंपनी किसको छोड़ दूं? ओपीसी को छोड़ देता हूँ। किसको छोड़ देता हूँ? अच्छा, इस सेक्शन को एक बार रीड करें, सेक्शन 137 के साथ। 137 पढ़ा है? शट अप। 137 में सीएसआर कहाँ से आ गया? मतलब 135 क्या है, 137 क्या है? तो ये ठंड इतनी ज्यादा कि तो पता है, हमेशा सीएस के एग्जाम के टाइम पे भाई साहब ऐसे ही ठंड होती है। अभी तो कुछ नहीं, जब तुम एग्जाम में लिख रहे होगे ना, तो तुम्हें फील होगा कि भाई थोड़ी देर तक तो हाथ ऐसे जाम रहता है, लिखा ही नहीं जाता है। जैसे और जून वाले एग्जाम में गर्मी इतनी होती है, तब भी लिखा नहीं जाता है। तो ऐसा टाइम इन्होंने चुन रखा है, इससे बेटर तो सीए के एग्जाम होते हैं, है ना? बोलो। समझ तो हमारे वैसे भी कुछ नहीं आता। तो अगर मैं इसको सेक्शन 137 के साथ पढूं, जहां पर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसको भेज देता हूँ सर? आरओसी को। किसको भेजना होता है? तो भैया वहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि जिस डेट पे आपने एजीएम करनी है, या जिस डेट पे एजीएम करी है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को एक फॉर्म फाइल कर देना, एओसी 4। बोलो। हाँ, और एओसी 4 फाइल करके आरओसी को बता देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 196, सॉरी 96 पढ़ रहे हैं हम। तो 96 हमें बताएगा वो ड्यू डेट एजीएम की कब होती है। समझ ही नहीं आया सर? तो इसका मतलब सर ओपीसी को एओसी 4 फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजीएम फाइल नहीं, आई मीन सॉरी, एजीएम हेल्ड नहीं करती है। हड्डियां तोड़ दो इन नालायकों की। ठीक है, एजीएम अलग है और एओसी 4 फाइल करना अलग है। तो ओपीसी के केस में उन्होंने अलग से लॉ दिया हुआ है कि ओपीसी को हम फाइनेंशियल ईयर के एंड से 180 दिन का समय दे रहे हैं। कितना समय दे रहे हैं? 180 दिन का। क्या क्या फाइल कर देना? एओसी 4। समझ रहे हो? ये लिंक सेक्शन करना जरूरी है, पता लगे दोनों प्रोविजन से प्रोविजन बच्चा कहता है, हाँ यार, यूपीसी को तो एजीएम होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जिस दिन एजीएम हेल्ड करी है, या फिर ड्यू डेट ऑफ द एजीएम है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर क्या फाइल कर देना? एओसी 4 फाइल कर देना, है ना? और ओपीसी को तो एजीएम करनी ही नहीं होती है, इसका मतलब एओसी 4 फाइल नहीं करेगा आदमी।
137 ने अलग से प्रोविजन बता रखे हैं किसके लिए, ओबीसी के लिए, कि आप 180 दिन एंड द फाइनेंशियल ईयर से क्या कर देना, ये उसी पर फाइल कर देना। भाई एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, स्पेशल बिजनेस नहीं होते, वो भी होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ कहाँ डिस्कस होंगे, एजीएम में। क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस, नाम बताएंगे। पहला, कंसिडर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। दूसरा, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना। तीसरा, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रेपुटेशन डिसाइड करना। ओके। फोर्थ, रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस में डायरेक्टर को अपॉइंट करना। कि दीज आर द 5 ऑर्डिनरी बिजनेस, फोर सॉरी 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है जी, नहीं है जी। तो ये सिर्फ कहाँ हेल्ड होंगे, ठीक है ना। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करोगे, कंसिडर करोगे, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए इसके सामने कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ता है, 137। अभी कल ही पढ़ा है, आज भूल गए, हे भगवान क्या हो गए लोग। अब देखो, एवरी कंपनी एक्सेप्ट कौन, कैसी होल्ड करेगी एवरी ईयर क्या, एजीएम। क्या होल्ड करेगी, एजीएम। बोलो, लाइफ टाइम में पहली बार अगर एजीएम कर रहे हो तो, यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली बार क्या कर रही है सर, एजीएम कॉल कर रही है, तो इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे। जैसे मान लो आपके घर में कोई नई नवेली दुल्हन है, क्या दुल्हन को शादी के अगले दिन ही बोलोगे जा भाई बर्तन दो, पहले दिन उसको अच्छे ट्रीटमेंट मिलेगी। हाँ, उसको कुछ नहीं करने दिया जाएगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब बैठो आप आराम से रिलैक्स करो। खाना भी कौन, सासू माँ बना के लेके आ रही, सब कुछ सासू माँ कर रही। वैसे ही एक महीना बाद चल बेटे शुरू हो जाओ, अब तेरे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला नहीं है। तो वैसी जब नई नवेली कंपनी है, हम एजीएम का टाइम थोड़ा सा आपके लिए कम है ज्यादा है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी वाट हम अगले साल से लगाएंगे, बट इस साल आपके पास थोड़ा सा हम एक्सटेंशन टाइम दे रहे हैं। तो कितना टाइम मिल गया, 9 मंथ्स। कितना टाइम मिल गया, कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, वहां से कितना टाइम, 9 मंथ। और सबसे बड़ी बात ये भी बोल दिया कि जिस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ है उस साल आपको मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आया, कॉल उठा लो। हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही है। खैर, ठीक है। 9 मंथ्स का टाइम लगेगा दोस्तों, क्या करने में, मीटिंग को होल्ड करने में, ठीक है। और जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल आपको एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जिस कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में नहीं, किसमें, जैसे 1 जनवरी को मीटिंग आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जनवरी फरवरी मार्च आ गया ना, तो इस साल आपको एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर का जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब आप क्या करना बेटा, एजीएम कॉल कर लेना। और अगर आपको 9 मंथ्स मिल रहा है तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी दोस्त, ठीक है। तो आपकी जो ड्यू डेट आएगी वो 31 दिसंबर आएगी, क्या आएगी बेटा, 31 दिसंबर, समझे। हाँ, अब सेकंड कर रहे हो या सब्सिक्वेंट एजीएम कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर फिर आपको कितना टाइम मिलेगा, 6 मंथ का। और कहाँ से, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या यहाँ पर एक्सटेंशन भी मिल सकता है, हाँ, अगर कोई स्पेशल रीजन है जिनकी वजह से आप एजीएम होल्ड नहीं कर पाए, है ना, ड्यू डेट के दौरान, फिर आपको क्या मिल सकता है बेटा, एक्सटेंशन। बट मैक्सिमम कितना, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। कौन देगा एक्सटेंशन, आरओसी, ठीक है। और 2 मीटिंग में कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है, 15 महीने का। अच्छा, एक्सटेंशन के केस में कितना हो जाएगा, 18 महीने का। इससे ज्यादा गैप नहीं होना मांगता, समझे, पक्का, श्योर, लक कर दे लक, शाबाश। तो ये हो गया बेसिक सिचुएशन। अब कुछ एलओडीआर की रेगुलेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि टॉप 100, 100 है 1000 है, पक्का श्योर है, तो बेइज्जती मत करवा देना सोसाइटी में, ठीक है। टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज को एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी कितने महीने में दोस्तों, 5 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सुनो, इनके लिए और टाइम कम हो गया, लिस्टेड कंपनीज है ना, तो इनका टाइम और क्या हो गया, कम हो गया। तो 9 महीने, 6 महीने और 5 महीने, ठीक है। सेक्शन 97, बोर्ड फेल हो गया है कॉल क्या करने में, ऑब्वियस सी बात है ना, एजीएम कौन कॉल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो करेंगे। हाँ जी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एजीएम कॉल ही नहीं कर पाए तो उस केस में पावर किसके पास चली जाएगी बेटा, कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकता है किसको, एनसीएलटी को, कि कॉल करो या फिर डायरेक्ट करो बोर्ड को कि क्या कॉल करे, एजीएम कॉल करे। तो 97 जो है बेटा, यहाँ पर एनसीएलटी के पास पावर चली जाती है, और एनसीएलटी अपॉइंट करता है, सॉरी एनसीएलटी फिर क्या करता है बेटा, मीटिंग को कन्वे करता है। और यहाँ पर क्वारम फिर किसके हिसाब से चलेगा, यानी कि सारे रूल किसके चलेंगे फिर,
एनसीएलटी के तो कोरम, एक सिंगल व्यक्ति भी कोरम का पार्ट बन सकता है क्या? यस, अगर एनसीएलटी ने बोला है। समझे? या अच्छा, अब क्या रहा है डे, टाइम, प्लेस, क्या रहेगा एजीएम को होल्ड करने के लिए, तो नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आपका नेशनल हॉलिडे में कोई भी एजीएम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइम क्या होगा बेटा? 9 से 6 बिजनेस आवर होने चाहिए। कहाँ करोगे जनरली? आरओ में, रजिस्टर ऑफिस में, या फिर अदर प्लेस जो कि सेम सिटी टाउन विलेज में हो। किसके बेटा? आपके, जहां पर रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। समझे? सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी कंपनी को फ्रॉम दीज प्रोविजन, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है बेटा इन सभी प्रोविजन को फॉलो करने के लिए। समझे? पक्का? अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस किसके लिए। हमने क्या बोला अभी? कहाँ होनी चाहिए मीटिंग? रजिस्टर ऑफिस में। अगर रजिस्टर ऑफिस में नहीं हो रही है तो सेम सिटी टाउन विलेज में जहां पर रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। अब यहाँ पर कह रहा है अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, वो हेल्ड कर रही है क्या एजीएम एनी प्लेस विद इन इंडिया। अब वाह, इसको तो पूरा लिख लेते नालायक, इंडिया, ठीक है। तो कहते हैं ऑल मेंबर की अगर कंसर्न मिल गई तो भारत में फिर कहीं पर भी आप मीटिंग कर सकते हैं। तुम्हारा मन कर रहा है कि भाई साहब मैं उत्तराखंड की वादियों में मीटिंग करूं, तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। तो क्या यूके में जाके कर सकते हो मीटिंग? उत्तराखंड में बिल्कुल कर सकते हो, बट कौन सी कंपनी होना चाहिए आपको? और आपको सभी मेंबर की क्या मिल जानी चाहिए? आराम से वहां बैठो, टाइगर का वेट करो, एक आध डायरेक्टर को टाइगर खाए, मजा है उसको, ठीक है। आगे कहने में बैठे तो आप जाके मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर कहते हैं सर गवर्नमेंट कंपनी हेल्ड क्या रजिस्टर ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर सेम सिटी टाउन विलेज में कर सकते हैं, या फिर एनी अदर प्लेस, वहां पर किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ में आए? नहीं आया? ओके, शाबाश, ग्रेट। पेनल्टी, अच्छा 98 क्या है, सेक्शन 98, एनसीएलटी कॉल करेगी जनरल मीटिंग तो वो ईजीएम भी कॉल कर सकते हैं और एजीएम भी कॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पेनल्टी, अगर आपने ये जनरल मीटिंग होल्ड नहीं करी है, लॉ फॉलो नहीं करा है, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर कितना? 1 लाख रुपए का फाइन। इसको बढ़ा के कितने कर सकते हैं? 5 लाख, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो, ठीक है। एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में शामिल है, 1 लाख रुपए, इसको एक्सटेंड करके कितना कर सकते हैं बेटा? 5 लाख तक, यदि डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो। समझे? तो इसके साथ हमारे पास क्या खत्म हो गया? जनरल मीटिंग। कौन सी वाली? एजीएम की मैंडेटरी होती है। नहीं होगा यार। आया? ओके। सेक्शन 100 किसको बोलता है बेटा? एजीएम। और एजीएम कॉल करने के 4 तरीके, कितने तरीके हैं? या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से कर सकते हैं सो मोटो। जैसे मान लो मुझे ना, क्या इशू करना है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है। क्या इशू करना है? और मैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर करने के लिए क्या मुझे मेंबर के रेजोल्यूशन की जरूरत है? कौन सा? यस, ठीक है। तो मेंबर का रेजोल्यूशन अब है, उसके लिए मुझे एजीएम का वेट करना पड़ेगा। ये एजीएम कॉल कर लूं? एजीएम कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी ने रिक्वेस्ट करी है क्या? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मर्जी से कर रहे हैं? इसको बोलते हैं सो मोटो। क्या बोलते हैं? यानी कि बोर्ड चाहे जब चाहे तब वो क्या कर सकते हैं बेटा? मीटिंग कॉल कर सकते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिक्वेजनिश ऑफ शेयर होल्डर, है कि जो मेंबर्स हैं आपके, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप क्या कॉल करिए, एजीएम हमें एक पर्टिकुलर डिस्कशन करना है, ठीक है। या फिर बाय रिक्वेजनिस देमसेल्फ, रिक्वेजनिस खुद भी कॉल कर सकते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल कॉल कर सकता है। कौन सा सेक्शन है बेटा? 98 में। क्या? ईजीएम। समझे? नहीं बोलेंगे ना लाइक। हाँ, तो देखो कॉल मीटिंग विद इन कितने दिन के अंदर। अब सुनो भाई, रिक्वेजिस ने आपको रिक्वेस्ट दी, शेयर होल्डर ने, मतलब जिनको हम रिक्वेजनिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्होंने आपको रिक्वेस्ट दी मीटिंग कॉल करने के कितने टाइम में? फ्रॉम द रिसिट्स ऑफ वैलिड रिक्वेजन्स, ठीक है। बट किससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते आप, 45 डेज से ज्यादा लेट नहीं हो सकते भाई। मिनिमम समय कितना है? 21 दिन। मैक्सिमम कितना है? 45 डेज, ठीक है। अगर आपने कॉल नहीं करी तो उसके बाद पावर किसके पास चले जाएगी? मेंबर के पास। और मेंबर 3 महीने के अंदर अंदर कहां से बेटा? रिक्वेस्ट जिस दिन करी थी वहां से 3 मंथ के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं? मीटिंग कॉल कर सकते हैं। समझे? अच्छा, तो देखो क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर मीटिंग्स, यहाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रेडिटर्स की मीटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। समझे? पक्का? श्योर? लॉक कर दें? अच्छा अच्छा, सुनो, रिक्वेस्ट ने मीटिंग कॉल करी, कॉल करनी किसको थी? बोर्ड को। नालायकों ने करी नहीं। अब रिक्वेस्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और उन्होंने कॉल मीटिंग कॉल करी। जितना भी खर्च आएगा वो किससे लेंगे बेटा? कंपनी से। और कंपनी किसकी सैलरी से काटेगी? डायरेक्टर्स।
ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो रिगार्डिंग ईजीएम। समझे कितने मेथड हो गए? चलो, पहला बोर्ड ऑफ एंट्री खुद, दूसरा मेंबर की रिक्वेस्ट पे, तीसरा रिक्वेजनिस्ट खुद जब बोर्ड फेल हो गया कॉल करने में तो कितना टाइम है? मैक्सिमम 3 मंथ्स। कहाँ से? जिस दिन रिक्वेस्ट की थी वहां से। बोर्ड ऑफ एंट्री में कितना टाइम है? मिनिमम 21 दिन, मैक्सिमम 45 डेज में मीटिंग कॉल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया सर। तो मतलब रिक्वेजनिस्ट को कितना टाइम मिल रहा है? 45 डेज का मिल रहा है ना? शाबाश। अब आता है सर नोटिस। क्या नोटिस देना जरूरी है? बोलो। हाँ हाँ। और नोटिस किस में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। कितने टाइम में दे दोगे बेटा? नॉट लेस देन 21, क्लियर क्लियर 21 डेज। भाई जिस दिन मीटिंग है आपकी वहां से कम 21 क्लियर डेज पहले आपको क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। किसको? कंपनी के मेंबर को। और अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 है तो ये 21 दिन किससे रिप्लेस हो जाएंगे बेटा? 14 डेज से। समझे? अच्छा निधि कंपनी का, अच्छा सुनो बेटा, जहां पर ना एक्सेप्शन एग्जाम्शन थोड़ा सा यूनिक प्रोविजन उसको ध्यान से पढ़ के जाना। निधि कंपनी में ना एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर आपके मेंबर की जो होल्डिंग है तो कितनी है बेटा? 1,000 रुपए, या फिर 1% ऑफ टोटल पेड ऑफ शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस। तो फिर आपको उन शेयर होल्डर को इंडिविजुअल नोटिस देने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में दे देना सफिशिएंट है। इसका मतलब 1,000 से ज्यादा है, 1% ऑफ पेड ऑफ शेयर कैपिटल से ज्यादा है, तो फिर इंडिविजुअली नोटिस देना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है ना, हर कंपनी में इंडिविजुअली नोटिस देना पड़ता है, आपको मेल करना पड़ता है ना? बट निधि कंपनी में जरूरत नहीं है। अगर 1,000 या फिर 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस, उससे कम की अगर आपकी होल्डिंग है तो आपको इंडिविजुअल नोटिस देने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या हो सकता है बेटा? यस, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए, दिस इज सफिशिएंट। मान लेंगे आपने नोटिस दे दिया है। अच्छा सुनो, किस दिन में, अभी क्लियर डेज का मतलब क्या हुआ? जिस दिन मीटिंग हो रही है और जिस दिन नोटिस भेजा जा रहा है, दोनों डेज को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 21 दिन में 2 दिन जोड़ देना, 23 दिन पहले भेज देना। बोलो। हाँ, समझ में आया? अच्छा दूसरा, अगर आप नोटिस पोस्ट से भेज रहे हो बेटा, आपको एक्स्ट्रा और कितना टाइम मिलेगा? 48 आवर्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कितने हो गए? 25 दिन हो जाएंगे सर। कितने दिन हो गए? यह सिंपल सी बात है। प्रैक्टिकली कभी ऐसा करोगे ना, कल इसी मत पालना, 1 महीने पहले भेजो। लॉ अप्लाई हो गया। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। सर मुझे कल ही जनरल मीटिंग कॉल करनी है, आप क्या करो? शॉर्टर नोटिस। क्या कर सकता हूँ जी? देखो सर, कहते से शॉर्टर नोटिस गिवन लेस देन 21 दिन, मतलब मुझे भैया इमरजेंसी में मीटिंग कॉल करनी पड़ रही है, ठीक है, मेंबर का अप्रूवल चाहिए। तो इस केस में आप क्या दे सकते हो बेटा? शॉर्टर नोटिस। और उसके लिए बेटा 95% मेंबर का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग के केस में, एजीएम में, ठीक है। अदर जनरल मीटिंग के केस में बेटा, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कितना? 90% ऑफ पेड शेयर कैपिटल का मेजोरिटी आपका अप्रूवल मिल जाना चाहिए। मतलब वही बात है, अलग अलग सिनेरियो दिया हुआ है, बस समझ में आया? बोलो भैया। तो सिंपल सी बात है, आपको 95% का मेंबर का कंसेंट मिल जाना चाहिए, तभी आप शॉर्टर नोटिस से क्या कर सकते हो? मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अच्छा शॉर्ट नोटिस का मतलब कितना दिन? 1 दिन भी हो सकता है दोस्त। कहाँ लिखा हुआ है 70? शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या हुआ? 21 दिन से कम। 21 दिन से कम का मतलब इतने भी हो सकता है सर, है ना? 95% मेंबर अगर मान गए हैं तो दे दो भाई। होता है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है। नोटिस किसको दोगे? मेंबर को। डायरेक्टर को दोगे, ऑडिटर को दोगे, असाइनी को दोगे मेंबर अगर इंसॉल्वेंट है तो, और अगर उसकी डेथ हो गई है मेंबर की तो किसको दोगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। समझ में आया? नहीं आया समझ में सर, नहीं आया, नहीं आया। 102 क्या है दोस्तों? बिजनेस जो ट्रांजैक्ट करते हो किसमें? एजीएम में। भैया कंपनी दो तरह के बिजनेस एग्जीक्यूट करती है, ऑर्डिनरी बिजनेस और, भैया जो ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल है। इसका मतलब ऑर्डिनरी पढ़ ले तो स्पेशल समझ में आ जाएगा। 4-5 बिजनेस है, इनको छोड़ दो, बाकी सब क्या है बेटा? स्पेशल है। क्या है बेटा? जैसे आप कंसिडरेशन कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट को। बोलो बच्चों। तो जब हम इसको कंसिडरेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, कौन सा वाला? फाइनल वाला। एंटरम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इशू कर सकता है। हाँ, बट फाइनल वाला डिक्लेयर कब कर सकता है? बोर्ड। बट उसको अप्रूव कौन करेगा? मेंबर। कब करेंगे? एजीएम में। कहाँ करेंगे? अच्छा अपॉइंटमेंट करो डायरेक्ट, एक्सेप्ट कौन सा वाला छोड़ के? डायरेक्ट डायरेक्टर को छोड़ के, याद है ना? कॉन्सेप्ट कराया था सेक्शन 160।
स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। हाँ जी, तो वो उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है अभी, ठीक है। फिर कहता है सर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उसका रेमुनेशन फिक्स कर रहे हो, तो ये सभी बिजनेस कहाँ ट्रांजेक्ट होंगे? एजीएम में। इसके अलावा कोई भी बिजनेस है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? और वो एजीएम में भी ट्रांजेक्ट हो सकता है और ईजीएम में भी, समझ में आया? बट ऑर्डिनरी बिजनेस कांट बी ट्रांजेक्ट इन ईजीएम। ईजीएम में ट्रांजेक्ट ये नहीं हो सकते। जब भी आप नोटिस दोगे तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे ना, वो सारी चीज बताओगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सब कुछ बताना है जो एजेंडा वगैरह हम डिसाइड कर रहे हैं। समझे? अब आता है क्वोरम। अगेन अभी अपने बोर्ड मीटिंग रिसेंटली खत्म करा है। करा ना। और बोर्ड मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि क्वोरम मैंडेटरी होता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और दो विच एवर इज हायर शुड बी। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हायर नंबर ऑफ क्वोरम डिसाइड कर सकते हैं? यस। लोअर कर सकते हैं क्या? नहीं। पता है क्या, याद रखना, जब आप भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करो और आर्टिकल से रिलेटेड कुछ प्रोविजन आया है, अब ये देखना, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक्ट में जितना बोला है उससे ज्यादा बोल रहा है, मतलब एक्ट ने बोला है मिनिमम 5, आप 10 बोल रहे हो। एक्ट ने बोला मिनिमम 5, आप 2 बोल रहे हो, कौन सा सही है? 10 वाला ठीक है। ठीक है। 2 वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्ट को ही वायलेट कर रहे हो आप। के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ज्यादा भी बोल रहा है तो चलेगा। समझ गया ना? हाँ जी। अब आता है सर कोरम। तो भैया कोरम के ना थोड़ा कहानी यहाँ पर अलग है, बोर्ड मीटिंग जैसी कहानी यहाँ पर नहीं है। पब्लिक कंपनी के केस में क्या होगा? प्राइवेट कंपनी में सिंपल है सर। क्या हो गया? प्राइवेट कंपनी में तो सिंपल है। ओहो। प्राइवेट कंपनी में क्या है बेटा? सिंपल, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे? क्वारम कंसिडर कर लेंगे। बट किंतु परंतु यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 मेंबर चाहिए, यदि टोटल मेंबर अब तो कितने हैं? 1,000। मिनिमम 15 मेंबर का होना मैंडेटरी है, अगर 1,000 से ज्यादा है और 5,000 तक आपके मेंबर हैं तो। और मिनिमम 30 मेंबर का होना जरूरी है, अगर आपके 5,000 से ज्यादा क्या है बेटा? मेंबर है तो। कोरम समझ में आया? अच्छा, प्रॉक्सी को कोरम मानते हैं क्या? नहीं सर, प्रॉक्सी को कभी भी हम कोरम नहीं मानते। और जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है 112 में और 113 में, नालायक 13 है वो, ठीक है, उसको हम कोरम में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसके राइट सिर्फ किसकी तरह होते हैं बेटा? मेंबर्स की तरह होते हैं। नहीं समझ में आया सर? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, आगे देखो क्या रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो कोरम। अगर कोरम नहीं है, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, अदर केस कैंसिल हो जाएगी। अगर रिक्वेजर्स ने कॉल करी है, मीटिंग कौन से सेक्शन में? 100। ऑब्वियस बात है ना, खुद मीटिंग कॉल करके आए नहीं तो हम उसको एडजर्न थोड़ी करेंगे, फिर क्या कर देंगे? और कम से कम आधे घंटे पहले आपका क्या आ जाना चाहिए बेटा? कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, समझे? आधे घंटे पहले अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग हम कैंसिल, सॉरी एडजर्न कर देंगे अदर केस में, और कैंसिल हो जाएगा किस केस में बेटा? अगर एजीएम कॉल करी है किसने? रिक्वेजर्स ने, ठीक है। कोरम से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज बताता हूँ आपको, इसमें इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी है, बताया। इधर सुना ध्यान से। प्रोविजन है एआर का, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। क्या, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी मेंबर हो सकती है? बिल्कुल। और कंपनी अगर मेंबर है तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट करेगी। भाई कंपनी खुद थोड़ी आएगी, तो उसका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो होगा। एक व्यक्ति एक से ज्यादा कंपनी का एआर बन सकता है? नहीं बन सकता सर। इस केस में मान लो कंपनी में तो मेंबर ही है। नहीं समझे? आया कि नहीं आया? हमारी कंपनी में दूसरी कंपनी क्या है? हमारी कंपनी में दूसरी कंपनी क्या है? मेंबर है, वो मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब इस कंपनी ने किसको अपॉइंट किया है? अब मान लो ये व्यक्ति 6 बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और इसको हम कंसिडर कितना करेंगे? 6 मेंबर कंसिडर करेंगे। कितने मेंबर कंसिडर करेंगे? अब मान लो ये अकेला मीटिंग में आया है, अगर इसको देखा जाए तो 6 मेंबर प्रेजेंट कर रहा है, और हमारा मेंबर 1,000 से कम है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें कितने कम से कम पर्सन क्वारम चाहिए बेटा? 5। कितना रखा है? तो क्या मीटिंग कंक्लूड कर सकता है? हम्म। कि हाँ कि ना? क्यों?
अकेले मीटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक और इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, मतलब दो पर्सन पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस केस में एक और पर्सन होगा तो मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब आता चेयरमैन। चेयरमैन बेटा कौन? जो मीटिंग को कंक्लूड करेगा। ठीक है, सारा प्रोसीजर वगैरह फॉलो करेगा वगैरह वगैरह। कहते हैं मेंबर जो पर्सनली प्रेजेंट है मीटिंग में, ठीक है, वो अपने में से किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे एज अ चेयरमैन। बोलो बच्चों, अगर आर्टिकल साइलेंट हुआ, बट अगर आर्टिकल में नाम मेंशन है चेयरमैन का, तो फिर वो चेयरमैन आपके मीटिंग के चेयर को होल्ड करेगा। समझे? अच्छा, इनिशियली चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? बाय पोल। किससे होती है? बाय पोल डिमांड करके आप चेयरमैन को जनरली अपॉइंट करते हो। समझे? बोलो बच्चों। हाँ जी। तो कहते हैं डायरेक्टर प्रेजेंट इन मीटिंग इलेक्ट वन ऑफ देम एज अ चेयरमैन इफ चेयरमैन शो अनविलिंगनेस। ये तो डायरेक्टर वाला सिचुएशन आ गया। ठीक है, तो सुनो, जब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो रही होगी, चेयरमैन की क्या हो रही है बेटा? तो पहले जो अपॉइंटमेंट होती है वो होती है बाय शो ऑफ हैंड। किससे होती है? बाय शो ऑफ हैंड, और मेंबर अपने में से ही किसी एक को क्या कर लेंगे बेटा? चेयरमैन सिलेक्ट कर लेंगे। बट मान लो, अच्छा, चेयरमैन की जब अपॉइंटमेंट हो रही है शो ऑफ हैंड से, तो जो प्रॉक्सी बैठा हुआ है आपकी मीटिंग में, क्या उसके पास राइट है चेयरमैन को चुनने का? नहीं सर। बट मान लो अगर इन बिटवीन ऑफ दिस पोल डिमांड कर लिया। क्या डिमांड कर लिया? तो पोल से अगर वोटिंग होकर चेयरमैन इलेक्ट हो रहा है, तो क्या इसमें प्रॉक्सी पार्ट कर सकता है? यस, फिर प्रॉक्सी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। समझ में आया? और जो चेयरमैन पोल से डिसाइड होगा बेटा, वो एंटायर मीटिंग को क्या करेगा? कंक्लूड करेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो फिर वो मीटिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकता, फिर किसी और नॉन इंटरेस्टेड पर्सन को चेयर होल्ड करनी पड़ेगी, और वो आगे की मीटिंग को क्या करेगा? कंक्लूड करेगा। बट प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है कि आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो बट वोट नहीं डाल सकते, अगर एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन आपने दे दी है। समझे? नहीं आया सर, मैं नालायक हूँ क्या? प्रॉक्सी कौन होता है जी? तो मान लो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर हूँ, सॉरी मेंबर हूँ, बट अब मैं वेरी बिजी पर्सन, मैं नहीं जा सकता मीटिंग को अटेंड करने, तो मैं अपने बिहाफ में किसी और को भेज रहा हूँ। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी। सेक्शन 105 डिफाइन करता है किसको बेटा? अच्छा, एक पर्सन मैक्सिमम कितने पर्सन का प्रॉक्सी बन सकता है? 50, और उनकी एग्रीगेट होल्डिंग 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10% से ज्यादा होल्डिंग हुई, फिर आप क्या प्रॉक्सी बन सकते हो? नहीं। अच्छा सुनो, एक ही व्यक्ति है जिसकी 10% ज्यादा होल्डिंग है, तो फिर उसका बन सकते हो, बट सिर्फ एक ही मेंबर का बनोगे, फिर किसी दूसरे का नहीं बन सकते। ठीक है, और आप प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करोगे 48 घंटे पहले मीटिंग से। अटेंड करेगा मीटिंग इन प्लेस ऑफ मेंबर इफ ही अनेबल टू अटेंड द, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद राइट नहीं ना तो बोलने का ना वोट डालने का। ना तो बोल सकता है ना ही वोट, चुपचाप बैठ के सुनता रहेगा। बट हाँ, वोट डालने का अधिकार आ जाएगा जब वोटिंग किससे हो रही होगी बेटा? पोल डिमांड करके वोटिंग हो रही होगी। समझे? अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, कोई भी पर्सन प्रॉक्सी हो सकता है क्या? हाँ जी, जनरली बेटा प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, चाहे मेंबर हो चाहे मेंबर नहीं हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन बेटा। यहाँ पर अगर सेक्शन 8 कंपनी है, कौन सी कंपनी है? प्रॉक्सी ओनली कंपनी का कौन होगा? मेंबर ही होगा, और अदर कंपनी के इसमें कोई भी पर्सन हो सकता है। बट सेक्शन 8 में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आप मेंबर ही होने चाहिए, मेंबर के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं होना चाहिए। समझे? का श्योर? ओके। अच्छा, मान लो आप 50 से ज्यादा मेंबर के प्रॉक्सी हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा, प्रेजेंस बतानी पड़ेगी, मैं टॉप कितने 50% का प्रॉक्सी क्या लूंगा। नहीं बताया तो हम इनिशियली जो 50 होंगे उसको मान लेंगे कि इनका ये प्रॉक्सी है। समझे? और बाकियों की प्रॉक्सी क्या कर दी जाएगी? रिजेक्ट कर दी जाएगी। डिफॉल्ट। एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है उसको लाइबल पेनल्टी है कितनी बेटा? ओके, एमजीटी 11 फॉर प्रॉक्सी फॉर्म, मतलब प्रॉक्सी के रिगार्डिंग को डिफॉल्ट प्रोविजन के रिगार्डिंग को डिफॉल्ट का तो पेनल्टी लगेगी, और आपको प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा कौन से में? एमजीटी 11 में। ठीक है, रजिस्टर्ड मेंटेन करेंगे प्रॉक्सी का, और रिकॉर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, वोटिंग को लेके आप लोग को सेक्शन है 106, 107, 109, 108 और 110। ठीक है, 106 क्या कहता है भैया? वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट करना। कर सकते हैं क्या वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट? जनरली नॉट। आर्टिकल में आप ऐसा कोई प्रोविजन बना ही नहीं सकते जो आपके वोटिंग राइट्स को क्या करे? रेस्ट्रिक्ट करे। ठीक है, बट हाँ, एक ही केस में वोट रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं बेटा, अगर आपने कॉल्स पे नहीं कर रखी है तो देखो, कंपनी आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट कर रही है राइट ऑफ वोट इफ नो कॉल पेड बाय मेंबर, और कोई केस ही नहीं बना जो आपके वोटिंग राइट्स को क्या कर देगा बेटा? रेस्ट्रिक्ट कर देगा। एक ही केस में रेस्ट्रिक्शन मिलेगी बेटा, जब कॉल पे नहीं करेगा। सेक्शन 107 शो ऑफ हैंड से वोट करवाते हैं, क्या करवाते हैं बेटा?
शो ऑफ हैंड का मतलब सिंपल सी बात है, एवरी मेंबर जो मीटिंग में बैठा है वो हैंड रेस करेगा, दैट इज यस, नहीं करेगा तो नो। ठीक है, सो दैट मीन्स को बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स, क्या होते हैं। और हर मेंबर इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज वोटिंग, उसके पास कितने वोटिंग राइट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वोट उसको कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा शो ऑफ हैंड्स में। आप फर्क ही नहीं पड़ता आपके पास कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं आपने। ठीक है, कहते हैं एनी जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास बाय शो ऑफ हैंड्स फर्स्ट इंस्टांसेस अनलेस, जब तक क्या डिमांड नहीं करी जाए, पोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोट डिमांड नहीं करी जाए, तब तक बेटा वोटिंग किससे होगी, शो ऑफ हैंड से ही होगी। ठीक है, 108 में कंपनी किसको, किसके जरिए वोटिंग करवाती है, ई वोटिंग, बोलो। ई वोटिंग, यहाँ पर कंपनी बेटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा सकती है, बिल्कुल करा सकते हैं कंपनी। एट कहाँ पे, जनरल मीटिंग कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी करवा सकती है। अब कुछ केसेस में मैंडेटरी है, कुछ केसेस में क्या है, लिस्टेड कंपनी मैंडेटरी है कि आपको वोटिंग राइट्स कैसे एक्सेस करने पड़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली। और कंपनी हैविंग मोर देन कितने बेटा, 1,000 या उससे ज्यादा मेंबर है, तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इंक्लूड करना मैंडेटरी है। और ये प्रोविजन अप्लाई नहीं है कौन सी कंपनी में, निधि कंपनी में, समझे कब। अच्छा, पोल डिमांड की स्पेसिफिकेशन क्या है सर, पोल डिमांड का सिचुएशन ये होता है कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपके वोट के नंबर को डिसाइड करते हैं। 1% के बाद 10 वोट, 10 शेयर है तो वोट भी कितने होगा उसके, 10 शेयर, पर शेयर पर वोट का कॉन्सेप्ट चलता। ठीक है, जितनी आपकी शेयर होल्डिंग उतने आपके वोट्स। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है कि हम शो ऑफ हैंड से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि भैया जिस व्यक्ति ने मान लो 1% शेयर खरीदे हुए हैं, हमारे मेरे 50% शेयर है, तो दोनों का वोटिंग राइट क्या है, सेम ही है। ये तो थोड़ा अनफेयर सा लग रहा है ना। तो इस अनफेयरनेस को हटाने के लिए बेटा हमने किसको लॉन्च किया है, डिमांड बाय वोट बाय पोल। किससे बेटा, पोल। और पोल से बेटा जब हम वोटिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है आपके वोटिंग राइट्स। तो चेयरमैन बेटा ऑर्डर दे सकता है पोल पोल से कराने की, खुद ही कर सकता है या फिर ऑन रिक्वेस्ट पे, अगर उसको रिक्वेस्ट मिली कितने लोगों की, 1/10 ऑफ टोटल वोट, या फिर जिन्होंने होल्ड करे कम से कम 5 लाख शेयर्स, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेयरमैन को, और चेयरमैन इनकी रिक्वेस्ट पे बेटा कॉल कर सकता है क्या, कि वोटिंग होगी किससे, पोल से। समझे पक्का। और एक बार जब पोल से डिसाइड होगा, फिर पोल से होगा, फिर शो ऑफ हैंड वापस आने वाला नहीं, समझे। अच्छा, रेजोल्यूशन, ये तो यार सिंपल से पॉइंट है, सेक्शन 116 क्या डिफाइन करता है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है भाई। हम्म, जी अरे यार सुनो उधर, जैसे मान लो जनरल मीटिंग होल्ड करी थी, कंक्लूड नहीं हो पाई, एडजर्न हो गई। अब एडजर्न जनरल मीटिंग होल्ड कर रहे हो, रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पास हुआ, SR या OR जो भी पास करना था, तो उसको कौन सी डेट से कंसिडर करना है, ओरिजिनल डेट से या फिर एडजर्न डेट से। एडजर्न डेट इसको बोलते हैं, रेजोल्यूशन जो पास होता है एडजर्न मीटिंग में, समझ में आया। हाँ जी, स्पेशल नोटिस इशू होता है बेटा सेक्शन 115 में। अगर जैसे क्या होता है ना, कभी कभी मेंबर्स को कुछ एजेंडा रखवाना होता है अपना, ठीक है, तो वो मीटिंग से पहले अपना एक स्पेशल नोटिस दे सकते हैं कि ये फलाने फलाने एजेंडा है जो हमारे बिहाफ में आपको मीटिंग में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, 117 में क्या डिफाइन है बेटा, MGT 14। भाई कुछ रेजोल्यूशन के केस में आपको MGT 14 फाइल करना मैंडेटरी होता है, जैसे SR पास होगा तो उसके साथ MGT 14 भी फाइल होगा, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट ROC को भेजनी पड़ेगी, समझे। अच्छा, एक सेक्शन होता है 110। 110 क्या होता है, पोस्टल बैलेट। भाई कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को वोट करवाना पड़ता है किसके जरिए, पोस्टल बैलेट से। कुछ मैटर स्पेसिफाइड है, उसको पढ़ लेना। बाईबैक हो गया, अगर आप अपने क्लॉज को चेंज कर रहे हो, अनयूटिलाइज्ड फंड्स पड़ा है, तो पोस्टल बैलेट से होगा। ठीक है, तो आज के डेट में पोस्टल बैलेट को आप इलेक्ट्रॉनिक वोट से भी कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, 117 पढ़ चुके हैं। फिर रिपोर्ट ऑफ AGM, भाई 121 में रिपोर्ट बनती है किसके ऊपर बेटा, AGM। एवरी लिस्टेड कंपनी को प्रिपेयर करनी पड़ती है क्या, रिपोर्ट किसके ऊपर, और MGT 15 में उसको फाइल करना पड़ता है किसको, और उसी को 30 दिन के अंदर अंदर, समझे। आपका 112 113 बेटा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की अपॉइंटमेंट की बात करता है, बाकी तो चिल्लर सेक्शन है, उसको रीड कर लीजिएगा, समझ में आए। तो इसके साथ हमारा जनोमिटी का रिवीजन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट, बोलो यार, नहीं बोलोगे। देखो जी, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या था जी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। भाई कंपनीज में ना, मान लो भाई कंपनी में किसका पैसा लगा होता है, मेंबर्स का। कौन काम कर रहे होते हैं,
डायरेक्टर्स। तो हो सकता है ना, चांसेस है कि यहाँ पे फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए, या फिर काम अच्छे से ना हो रहा हो, कुछ ना कुछ अपने अकाउंटिंग में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, इस केस में बेटा आरओसी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार होता है कंपनी में क्या करना, इंस्पेक्शन करने का, इंक्वायरी करने का, या फिर इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन? इंक्वायरी। इंक्वायरी होगी ना, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आएगा। ठीक है, तो देखो, आरओसी कैरी आउट कर सकता है क्या, इंक्वायरी, ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, एंटर और सर्च प्लेस ऑफ द बुक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आरओसी एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, आरओसी भी कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अपॉइंट करा हुआ कौन, एजेंट भी कर सकता है। ठीक है, बोलो क्या लिखा हुआ है, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो आपने आरओसी को ना कुछ फाइलिंग करी, आरओसी को लग रहा है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट, ये डॉक्यूमेंट क्या नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो आरओसी क्या कर सकता है बेटा, एक नोटिस इशू कर सकता है कंपनी को, क्या करो, फर्निश करो रिटर्न इन्फॉर्मेशन, या प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट, या फिर स्क्रूटनी करो एनी डॉक्यूमेंट की, जो भी आपको करी गई है। और आरओसी का जैसे नोटिस आपको आएगा, तो जो डायरेक्टर है, ऑफिसर है, उनको ये इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, किसको, आरओसी को। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आरओसी ने आपसे मांगा होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको आरओसी को देने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे बेटा आरओसी इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास करेगा, अगर उसको लगता है इन्फॉर्मेशन नॉट फर्निश ऑन टाइम, इन्फॉर्मेशन दी है वो इनएडुकेट है, या इन्फॉर्मेशन नॉट फुल एंड फेयर, अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है और उसी के हिसाब से नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो वो कौन सा ऑर्डर पास कर सकता है बेटा, इंस्पेक्शन का। फिर आपके ऑफिस में आके विजिट होगा। इंस्पेक्शन कौन करवा सकता है बेटा, आरडी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है किसको, इंस्पेक्टर को, हाउ टू डेलीगेट टू आरडी। तो इंस्पेक्टर बेटा फिर जाके कंपनी की इंस्पेक्शन करता है, उसके अलग अलग ऑफिस में उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑर्डर कौन दे सकती है, सीजी, ऑथराइज एनी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी द इंस्पेक्शन। समझे, ये सिंपल सिंपल है, इसको पढ़ लीजिएगा ऐसे। इंक्वायरी, आरओसी अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम, या इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू हिम, या रिप्रेजेंटेटिव एनी अदर पर्सन, बिजनेस कैरी फ्रॉडलेंटली, मतलब आरओसी को लग रहा है कि बिजनेस फ्रॉडली कैरी आउट हो रहा है, अनलॉफुली कैरी हो रहा है, नॉट इन कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, या फिर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस नॉट एड्रेस, तो इन केसेस में बेटा आरओसी आपकी कंपनी पे इंक्वायरी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, बोलो, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 206, कंपनी एंड ऑफिसर अगर मान लो 206 का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, तो उनके ऊपर ये पर्टिकुलर फाइन लगा दिया जाएगा। मेक कॉपी और प्लेस मार्क, अब सुनो, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन या फिर इंक्वायरी, मार्क करा जाएगा किसको बेटा, सस्पेक्टेड इन्फॉर्मेशन को फॉर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जैसे मान लो आपने 5-6 बुक्स चेक करे, आपको लग रहा है नहीं इन बुक्स में कुछ गड़बड़ है, तो उसमें क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, क्या कर दोगे, ताकि इन्वेस्टिगेशन के वक्त हमें डिटेल में उसको समझ में आए कि किस किस को हमें ज्यादातर देखना है। कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई डायरेक्टर ऑफिसर बेटा, ठीक है, ऑबे नहीं कर पाते हैं डायरेक्शन को रजिस्ट्रार के और इंस्पेक्टर के, तो उस केस में उनको सजा हो सकती है 1 साल की, और फाइन लग सकता है, तो बेटा 25,000 से 1 लाख तक का इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट होगी बेटा किसको, रिपोर्ट इन राइटिंग में होनी चाहिए, सबमिट किसको होगी, आरडी को, और भी कोई डॉक्यूमेंट है, और ये एग्जामिन करेगा उसको और एक्शन लेगा, फिर सीजी को रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, इन केस ऑफ फर्दर इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, रीजन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और सीजी को लगता है कि नहीं इंस्पेक्शन सफिशिएंट नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, तो इन्वेस्टिगेशन कराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर्च एंड सीजर, अब सर्च में क्या होगा, आपके ऑफिस को सर्च किया जाएगा, और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब क्या कर ली जाएंगी, सीज कर ली जाएंगी। आरओसी या फिर इंस्पेक्टर, बिलीव, इसको भरोसा हो रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट लाइकली टू बी क्या है बेटा, डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्ट का अगर ऑर्डर मिल गया है, तो वो बुक्स को क्या कर लेगा बेटा, सीज कर लेगा। कब तक सीज करेगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है फिर वापस कर देगा बुक्स ऑफ पेपर्स को। समझे, और कितने दिन के अंदर वापस हो जाने चाहिए, 180 दिन के अंदर सारे बुक्स वापस हो जाने चाहिए। समझे, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 110 से लेकर 129 तक का बेसिक प्रोविजन है। हाँ, सॉरी सॉरी, 210 से लेके 229 तक, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इनटू पब्लिक इंटरेस्ट। अब मान लो हमें लग रहा है कि नहीं भाई, इसके इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, आम जनता के हित में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक मैंडेटरी टू इन्वेस्टिगेट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, या फिर एसआर पास हो गया है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है क्या करना बेटा, इन्वेस्टिगेशन करना, तो फिर वो अपॉइंट करेगा एक से ज्यादा इंस्पेक्टर, जो जाके आपकी कंपनी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑन एप्लीकेशन बाय मेंबर या फिर अदर पर्सन, मतलब अब इन्वेस्टिगेशन पहले तो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे थे आप, अब आपके पास किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, एप्लीकेशन आ रही है, तो यहाँ पर बेटा फिर आप सीजी अपॉइंट करेंगे किसको, इंस्पेक्टर को।
कि ऑर्डर किसने दिया है? ट्राइब्यूनल ने। ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड बेटा? एप्लीकेशन बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर, या फिर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स, ठीक है, या फिर 1/5 ऑफ मेंबर जिन्होंने एविडेंस दिया है कि भैया कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, कृपया करके कंपनी में क्या करवाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। तो सेंट्रल ट्राइब्यूनल बेटा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपॉइंट करेगा किसको? इंस्पेक्टर को। और इंस्पेक्टर फिर डिटेल में क्या करेगा? कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करेगा। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट इन फॉलोइंग केसेस, जैसे कि बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, इंटेंट टू डिफ्रॉड, या फिर पर्सन कंसर्न इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट गिल्टी इन फ्रॉड है, या फिर मिसफिजियंस है, तो इस केस में बेटा आपकी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। समझ में आ रहा है भैया? अच्छा, 214 कहते हैं डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट नॉट, कितना बेटा? 25,000 की रिफंड होगा इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट अगर प्रोसिक्यूशन में आता है तो। ठीक है, बोलो जी। हाँ, यानी कि बिना डिपॉजिट, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे तो कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है ना, तो टाइम वेस्ट करोगे, तो बेटर है रिस्पॉन्स एप्लीकेशन दो बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है जेन्युइन कंसर्न है तो ही एप्लीकेशन दो, तो साथ में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 25,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा रहा है इन्वेस्टिगेशन की। और अगर कंपनी में इन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या आता है? प्रोसिक्यूशन, मतलब आप कंपनी में कार्रवाई होना शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन से हमें समझ में आ गया है, तो उस केस में फिर आपके 25,000 वापस हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप 216, ओनरशिप की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हु फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन सक्सेस और फेलियर ऑफ कंपनी, हु एबल टू कंट्रोल और मटेरियल इन्फ्लुएंस, मतलब हमें हु हैड ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब हमें ना शक है कि ओनर इस कंपनी का कोई और है, तो उस केस में हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और रियल ओनर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 218, नो एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय विदाउट ट्रिब्यूनल अप्रूवल नॉट रिसीव विद इन 30 days देन द टू एक्शन, मतलब जब तक ट्रिब्यूनल का एक्शन अप्रूवल नहीं आता आप एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करना भी हमारा दायित्व है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट, आरपीटी, आरपीटी मतलब, हाँ जी, तो कहते हैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करेगा सीजी के अप्रूवल के बाद अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, और इम्पोज रेस्ट्रिक्शन अपॉन द सिक्योरिटीज, और इस बेसिस पे सिक्योरिटीज पे 3 साल तक की रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये कुछ बेसिक सिचुएशन है बेटा इंस्पेक्शंस और इन्वेस्टिगेशन और सर्च एंड सीजर को लेके। आई होप सो आपको समझ में है। ठीक है, इसके साथ वॉल्यूम कौन सा वाला? सेकंड पे ही हमारा समाप्त हो गया। थर्ड का एक बस चैप्टर रह गया, मर्जर मिल्किवेशन। ठीक है।